रूस यूक्रेन जंग में अब बेहद घातक हथियारों की एंट्री होने वाली है, तो वही एक खूबसूरत चेहरा भी इस युद्ध में अब अहम भूमिका निभाने जा रहा है। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक नीतियों में कई बदलाव के बीच अब मुकाबला पुतिन बनाम मैडम वाई के बीच होने जा रहा है। कौन है ये मैडम वाई, ये आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन पहले की तरह बेबस और कमजोर नहीं रहने वाला है। ट्रंप ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों तक धमाके का इंतजाम शुरू कर दिया है। हथियारों की लिस्ट सीक्रेट रखी गई है, लेकिन इतना जरूर जाहिर हो चुका है कि यूक्रेन को पेट्रियट के कवच से सुरक्षा दी जाएगी, तो वही लॉन्ग रेंज की मिसाइलें देकर रूस में तबाही का ग्राफ बढ़ाने की तैयारी है। खत्म होने वाली है यूक्रेन की बेबसी। अब आसान नहीं होगा यूक्रेन पर मिसाइल हमला। ऐसे ताबड़तोड़ ड्रोन प्रहार और यूक्रेनी प्रांतों को जलाना, क्योंकि युद्ध में अब कई नए हथियारों की एंट्री होने वाली है। अब जंग में वापसी करने वाला है यूक्रेन, क्योंकि जल्द आ रहा है अमेरिकी बारूद, बम और मिसाइल। रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि जंग में शामिल होने जा रहे हैं नए हथियार और ये नया चेहरा। अब ज़ेलेंस्की ने आगे के युद्ध के लिए इसी खूबसूरत चेहरे और तेज दिमाग वाली लड़की पर भरोसा किया है। यूलिया स्वेरेदेन्को ये यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री हैं। 39 साल की यूलिया एक अर्थशास्त्री है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध की रणनीति में नए सिरे से बदलाव किया है, और इसमें सबसे जरूरी अमेरिका के साथ बेहतर तालमेल और रूस पर सटीक प्रहार। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब नेटो और अमेरिका से तालमेल बनाने की जिम्मेदारी देखेंगे, तो वहीं युद्ध की कमान अब यूलिया संभालने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि अब रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी हथियारों की ताकत के साथ यूलिया बनाम पुतिन की रणनीतियों का इम्तिहान होने वाला है। सवाल है कि क्या युवा पीएम यूलिया पुतिन को मात दे सकेंगी? आने वाला वक्त यूक्रेन और रूस की जंग के बीच निर्णायक साबित होने वाला है। ट्रंप क्या चाहते हैं, इसका संकेत भी मिल चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई है, जिसमें ट्रंप ने पूछा कि वोलोदिमीर, क्या तुम मॉस्को पर हमला कर सकते हो? क्या तुम सेंट पीटर्सबर्ग पर प्रहार कर सकते हो? ट्रंप को ज़ेलेंस्की से जवाब मिला, बिल्कुल, हम हमला कर सकते हैं, अगर आप हमें हथियार दें तो। ट्रंप की कोशिश है कि रूस पर ऐसे हमले हो जिससे पुतिन दबाव में आ सके, रूस को बड़ा नुकसान हो और यूक्रेन का हमला बेहद असरदार हो। अब यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया को ट्रंप की इन्हीं उम्मीदों पर खरा उतरना है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हौसले को देखते हुए ही अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने का मन बनाया है। और रूस हथियारों की जानकारी को सीक्रेट रख रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन जैस्म मिसाइल मिलने वाली है यूक्रेन को। ये एयर टू सरफेस लॉन्ग रेंज मिसाइल है। यूक्रेन में पहले से मौजूद F-16 फाइटर जेट से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। यह मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर तक हमला करने में सक्षम है। अगर यह मिसाइल यूक्रेन आई तो रूस के बड़े ठिकानों पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा।
लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के अलावा यूक्रेन को कई और हथियार मिलेंगे, जिसमें जैस मिसाइल अहम है। इसके अलावा हॉवित्जर के लिए शेल मिलेंगे, साथ ही MLRS के लिए रॉकेट आएंगे, जिससे यूक्रेन की फायर पावर बहुत बढ़ जाएगी और यूक्रेनी सेना रूसी सेना के ठिकानों पर भीषण प्रहार कर सकेगी। अमेरिका में जिस वक्त यूक्रेन को मदद देने पर आखिरी मंथन चल रहा था, उस वक्त जेलेंस्की यूक्रेन में नेतृत्व का परिवर्तन कर रहे थे और इसी बदलाव में जंग की कमान यंग लेडी यूलिया को सौंप दी गई। यूलिया अमेरिका की पसंद मानी जा रही हैं। यूएस के साथ खनिज डील में यूलिया की अहम भूमिका थी। यूलिया पर डील को ठीक से लागू कराने की भी जिम्मेदारी होगी। यूलिया को पीएम बनाने के ऐलान से ठीक पहले जेलेंस्की ने ट्रंप के दूत कीथ केलॉग से मुलाकात की थी और माना जा रहा है कि ट्रंप का संदेश जेलेंस्की तक पहुंचाया गया है। यूक्रेन में नई पीएम और नई मंत्रियों की टीम अब इनडायरेक्ट तौर पर ट्रंप के नेतृत्व में काम कर सकती है, क्योंकि ट्रंप ने रूस को झुकाने की बहुत बड़ी नीति बनाई है और यूक्रेन पर ट्रंप को पूरा भरोसा है। ट्रंप ने हथियारों की लिस्ट का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रूस तक पूरी डिटेल पहुंचे। ट्रंप बस अब अमेरिकी हथियारों से होने वाले संघार और रूसी पछतावे को देखना चाहते हैं। यूक्रेन को 17 पैट्रियट देने का प्लान है। यूक्रेन को पैट्रियट तुरंत मिलने वाले हैं। यूक्रेन को शॉर्ट रेंज के कई घातक हथियार मिलेंगे। उनतालीस साल की पीएम यूलिया 72 साल के पुतिन के बीच अब जबरदस्त मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें पुतिन के पास उनका लंबा अनुभव, विशाल सेना और हथियार हैं, तो वहीं यूलिया की पीठ पर सुपर पावर अमेरिका का हाथ है। यूलिया 2023 में टाइम पत्रिका के टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल हुई थी। यूलिया यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में जुटी थी। यूक्रेन में प्रथम उप प्रधानमंत्री और विकास मंत्री रह चुकी। लेकिन अब आर्थिक मामलों के साथ ही यूलिया का सामना हथियारों की तैनाती, सैन्य मामले और हमलों की रणनीति से होने वाला है। जेलेंस्की और ट्रंप को यूलिया पर भरोसा है कि यूलिया पुतिन के लिए नई चुनौती बनने वाली है। यूलिया को नेटो देशों से भी रिश्ते बेहतर करने होंगे, क्योंकि अमेरिकी हथियार यूरोप के रास्ते आने वाले हैं। तो हथियार अमेरिका दे रहा है, लेकिन इसकी कीमत नेटो देश चुकाएंगे और रूस के साथ यूरोप की दुश्मनी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका में हथियार लोड होंगे और फिर कार्गो विमानों पे सप्लाई होगी। अमेरिकी विमान डायरेक्ट यूक्रेन जाने की बजाय फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में जाएंगे। यूएस से नेटो देशों में हथियार सप्लाई होगी। नेटो देश चुकाएंगे हथियार की कीमत और इसके बाद नेटो देशों से वेपन ट्रांसफर होंगे। इसके बाद वेपन पोलैंड में हथियार डिपो तक पहुंचेंगे और पोलैंड से यूक्रेन में सप्लाई की जाएगी। पोलैंड से हवाई और सड़क रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रंप ने पुतिन को 50 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, यानी करीब 1.5 महीने तक रूस लगातार अमेरिकी हथियारों से दहलने वाला है। रूस को नहीं पता कि अमेरिका से कौन कौन से हथियार यूक्रेन में आने वाले हैं। नई लेडी पीएम किन इलाकों को टारगेट करने की प्लानिंग करेंगी। यूक्रेन में पैट्रियट से मजबूत कवच बनेगा। रूसी मिसाइलों से धमाका बंद हो जाएगा। यूक्रेन में तबाही का ग्राफ गिरने वाला है। यूक्रेन कब्जे वाले इलाके वापस ले सकता है। यूलिया आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं और माना जा रहा है कि डोनेस्क पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि यहीं खनिज का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। ट्रंप भी डोनेस्क को खाली कराने में यूक्रेन की मदद करेंगे। यूलिया को सामने लाकर ट्रंप ने पुतिन के यूक्रेन में अवैध सरकार के मुद्दे को भी कमजोर करने की कोशिश की है।
पुतिन जेलेंस्की से बातचीत से इनकार करते रहे हैं। यूलिया को वार्ता का नया चेहरा बनाया जा सकता है। अमेरिका यूलिया और पुतिन की वार्ता करा सकता है। रूस ने इस बीच अपनी KH-101 मिसाइल को क्लस्टर वॉरहेड से लैस कर दिया है। पिछले दिनों यूक्रेन के चेरनिविस्ट में इस मिसाइल से जबरदस्त तबाही मची है। नॉर्थ कोरिया से भी हथियारों की नई डील हुई है। अब अमेरिकी हथियारों से यूलिया को रूस की तमाम तैयारियों पर हावी होने का चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन हथियारों को यूक्रेन को देने का ऐलान किया है वो नेटो देशों के जरिए यूक्रेन तक पहुंचेंगे, जिसका मतलब है अमेरिका का इस जंग में सीधा हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसे में पुतिन के प्राइमरी टारगेट पर यूरोप का आना तय है, क्योंकि इन हथियारों को ट्रांसफर करने के लिए जहां यूरोपीय देशों की जमीन का इस्तेमाल होगा, वहीं इन हथियारों के लिए भुगतान भी यही देश करेंगे। अब पुतिन यूरोप पर भड़के हुए हैं। माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति सीधा यूरोप पर हमला कर सकते हैं। बातचीत का दौर खत्म हो चुका है। अब वक्त है महाविध्वंस का, जिसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारा। जिसे पूरा करने के लिए जो रोड मैप ट्रंप ने खींचा है वो यूरोप की तबाही से होकर गुजरता है। चौबीस घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप और नेटो चीफ मार्क रूटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में जो तय हुआ वो यूरोप में महा तबाही ला सकता है। मीटिंग में फैसला लिया गया, नेटो देश अमेरिका से हथियार खरीदेंगे। पहले चरण में नेटो यूएस से 10 अरब डॉलर के हथियार खरीदेगा, जिसमें मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और आर्टिलरी शामिल हैं। ये सभी हथियार नेटो यूक्रेन भेजेगा। यूक्रेन को अमेरिकी हथियार तो मिलेंगे, लेकिन इसमें अमेरिका की सीधी भागीदारी नहीं होगी। इस सौदे में 3 बड़ी बातें हैं। पहली, नेटो के जरिए हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे। दूसरी, हथियारों का भुगतान नेटो करेगा। और तीसरी, अमेरिका को खुद से कोई रकम नहीं चुकानी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप अरबों डॉलर हथियार बेचकर कमाएंगे, और जब अमेरिकी हथियार और बारूद से रूसी धरती दहलेगी तो उसका प्रकोप यूरोप को झेलना पड़ेगा। मार्क रूटे के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो डील की है, उसके बाद ट्रंप पर कई सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने यूरोप पर हथियार बजट बढ़ाने के लिए जो दबाव डाला, पुतिन के साथ जो भी बातचीत की, वो महज अमेरिकी हथियार बेचने का षड्यंत्र था। डोनाल्ड ट्रंप की इस डील में उन्हें सिर्फ फायदा ही फायदा है। अमेरिका हथियार बेचेगा जिससे उसे मुनाफा होगा। नेटो हथियार खरीदकर यूक्रेन को देगा, जिससे यूक्रेन लंबे वक्त तक जंग लड़ सकेगा। और यूरोप को लगता है कि जब तक रूस यूक्रेन से जंग लड़ रहा है, तब तक वो पुतिन के क्रोध से सुरक्षित रहेगा। यूरोप के इस खौफ को डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयां किया। ट्रंप ने साफ कहा कि उनकी यूरोपीय देशों से बात हुई है और वो जंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि यूरोप का यह प्लान पूरी तरह से फेल होने वाला है, क्योंकि रूस ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने वाले देशों को भी युद्ध में भागीदार माना जाएगा, और यूरोप के वो सभी देश उसके टारगेट पर होंगे जिनकी धरती से होकर हथियार यूक्रेन पहुंचेंगे। और रूस के टारगेट पर यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार भेजने वाले देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और पोलैंड है। पुतिन इन देशों पर कई तरफ से हमला कर सकते हैं। बैरन सी में कोला प्रायद्वीप के पास रूसी पनडुब्बियों ने मोर्चा संभाल लिया है। रूस यहां से फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्वेयन सी में भी रूस की पनडुब्बियां गश्त करती रहती हैं। यहां से पुतिन के एक इशारे पर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस पर हमले किए जा सकते हैं। रूस कैलिनिनग्राद से भी यूरोपीय देशों को टारगेट कर सकता है। यहां रूसी नौसेना के कई युद्धपोत और सबमरीन मौजूद हैं।
इसके अलावा यहां स्कैंडर मिसाइलें भी तैनात की गई हैं जिनसे यूरोप को दहलाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का रूट क्लियर किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर के लिए पुतिन को 50 दिन का वक्त दिया है। इसके बाद अमेरिका रूस और उसमें व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप का यह कदम भी बड़ा व्यापारिक षड्यंत्र माना जा रहा है। दरअसल एक तरफ ट्रंप के सौदे ने यूरोप को महाविध्वंस की चौखट पर खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को 50 दिन का वक्त देकर पुतिन से समझौते का एक रास्ता अभी भी खुला छोड़ा है। माना जा रहा है कि इस बीच ट्रंप पुतिन से कोई बड़ा सौदा कर सकते हैं। इन कयासों की वजह है पुतिन को दी गई ठीक 50 दिन की समय सीमा। एक्सियोम की रिपोर्ट के मुताबिक 3 जुलाई को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें पुतिन ने 60 दिन में अपने लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही थी। 14 जुलाई को ट्रंप ने पुतिन को समझौते के लिए 50 दिन की मोहलत दी। यह मोहलत पुतिन की डेडलाइन के एक दिन बाद खत्म होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप ने जानबूझकर 50 दिन की समय सीमा रखी ताकि पुतिन यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें और फिर ट्रंप पुतिन से समझौता कर लें। यानी ट्रंप एक तरफ अरबों डॉलर की कमाई करेंगे तो वहीं रूस से सुरक्षित दूरी भी बनाए हुए हैं। ऐसे में इस समझौते की बड़ी कीमत यूरोप को चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो क्रेमलिन के एक रणनीतिकार ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। इसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार पारंपरिक भी हैं और हाइब्रिड भी। युद्ध के कई मोर्चे साफ दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मोर्चे भी हैं जहां खामोशी के साथ जंग का बंदोबस्त किया जा रहा है। ऐसा ही एक मंच चीन के तियानजिन में सज चुका है। यहां चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव अमेरिका के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहे हैं। देखिए तीसरे विश्व युद्ध के कितने केंद्र हैं और कैसे यह जंग वेस्ट बनाम बाकी विश्व के बीच छिड़ चुकी है। विश्व युद्ध के 3 केंद्र तैयार हो चुके हैं। पहला है 3 साल से जंग में जल रहा यूक्रेन, दूसरा है 22 महीने से बारूद झेल रहा गाजा और तीसरा है प्रशांत क्षेत्र का ताइवान। ये तीनों ही सेंटर कभी भी विश्व युद्ध का आधार बन सकते हैं। सामरिक गठबंधन तैयार हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के बहाने चीन पहुंचे हैं और रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। 12 दिन की जंग के बाद ईरान ने तय कर लिया है कि आत्मरक्षा के लिए एटम बम जरूरी है। इसीलिए ईरान सामरिक गठजोड़ मजबूत कर रहा है। ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका अगर यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की शर्त थोपता है तो बातचीत नहीं की जाएगी। ईरान के समर्थन में चीन और रूस भी ये कहते हुए खड़े हो गए हैं कि परमाणु ऊर्जा ईरान का अधिकार है। ये तीनों देश अपने अपने लक्ष्यों को लेकर पारंपरिक युद्ध और हाइब्रिड वॉर में जुटे हैं और इसीलिए बड़ा गठबंधन तैयार किया जा रहा है। एससीओ की इस बैठक के दिन ही क्रेमलिन के एक रणनीतिकार और रूसी सांसद दिमित्री त्रेनिन ने इस पर लंबा लेख लिखा है। त्रेनिन ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जैसा नहीं है। रूस अब अकेले पश्चिम से नहीं लड़ रहा, बल्कि ये पश्चिमी दुनिया बनाम बाकी दुनिया की जंग है। अब युद्ध केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, ये मध्य एशिया, एशिया प्रशांत, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैलेगा। नया विश्व युद्ध सैन्य, आर्थिक, तकनीकी और वैचारिक मोर्चों पर लड़ा जा रहा है।
तीसरे विश्व युद्ध के 3 केंद्र तैयार हो चुके हैं, 2 फ्रंट हॉट जोन में बदल चुके हैं और तीसरा कभी भी सुलग सकता है। यूक्रेन 2022 से हॉट जोन बना हुआ है। यहां रूस के हमले लगातार जारी हैं और ट्रंप चाहकर भी शांति समझौता नहीं करा पाए। अक्टूबर 2023 से गाजा की जंग का विस्तार ईरान तक हो चुका है। इजराइल अमेरिका ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले कर चुके हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें बरसाई हैं और इसके साथ ही कतर में अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं। तीसरा फ्रंट है ताइवान, जो फिलहाल कोल्ड जोन है। यहां युद्ध नहीं छिड़ा है, लेकिन चीन का विस्तारवाद जारी है और उसके जहाज आए दिन ताइवान को घेर लेते हैं। इन हॉट जोन और कोल्ड जोन में समीकरण अलग अलग हैं, लेकिन युद्ध हर जगह अमेरिका बनाम बाकी विश्व के बीच ही छिड़ा हुआ है। 3 फ्रंट पर जंग लड़ने वाले मोर्चे 2 ही हैं। और इस वक्त दुनिया में जितने भी जंग और विवाद के मोर्चे हैं, उनमें एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ क्षेत्रीय शक्तियां। जैसे यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ी पार्टी अमेरिका है और दूसरी तरफ मुकाबला रूस कर रहा है। अमेरिका के साथ नेटो के फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड सहित कई देश हैं। यही देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी हैं। इनके साथ जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया का भी समर्थन है। दूसरी ओर रूस के साथ चीन, ईरान और उत्तर कोरिया है। गाजा की जंग में इजराइल के साथ मुख्य पार्टी अमेरिका है और नेटो के कुछ देश भी इजरायली कार्रवाई का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका से मुकाबला ईरान कर रहा है। ईरान के साथ रूस, चीन और उत्तर कोरिया है। तीसरा कोल्ड फ्रंट है चीन के खतरे में घिरा ताइवान। ताइवान को अमेरिका का पूरा समर्थन है। नेटो, दक्षिण कोरिया और जापान इस जंग में अमेरिका के साथ है। दूसरी तरफ गाजा और ईरान की जंग के बाद चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हुए रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जुड़ गए। बिना अमेरिका की मदद के यूक्रेन रूस से जंग नहीं लड़ सकता है। बिना अमेरिकी मदद के इजराइल ईरान से जंग मोल लेने की हिम्मत नहीं दिखाता। दिमित्री ट्रेडिन का इशारा यही है कि हर जंग में अमेरिका खड़ा है और उसके साथ जंग में उस खास क्षेत्र की एक शक्ति का टकराव है। जो पारंपरिक युद्ध से लेकर हाइब्रिड वॉर तक पहुंच चुका है। पूर्वी यूरोप यानी यूक्रेन युद्ध के केंद्र में रूस बनाम नेटो की जंग जारी है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार, ट्रेनिंग और फंड दे रहे हैं। इस मोर्चे पर पारंपरिक जमीनी युद्ध छिड़ा है। यूरोप पर रूस के साइबर हमले हो रहे हैं। यूरोप रूस के खिलाफ सैन्य रणनीति बनाने में जुटा है। पश्चिमी एशिया में गाजा को लेकर ईरान इजराइल का टकराव जारी है। इजराइल से हमास, हिजबुल्लाह जैसी ताकतें टकरा रही हैं। यहां आते ही युद्ध प्रॉक्सी वॉर, ड्रोन हमले, मिसाइल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में बदल जाता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ताइवान को अमेरिका हथियार सप्लाई कर रहा है, जबकि चीन इसे आंतरिक मामला बताकर सैन्य घेराबंदी कर रहा है। यह युद्ध अभी तक शीत युद्ध की तरह है, लेकिन टकराव किसी भी वक्त पारंपरिक युद्ध में बदल सकता है। अगर ताइवान, ईरान या बाल्टिक क्षेत्र में कोई भी सामरिक चूक हुई तो अमेरिका और रूस, चीन की सेनाएं आमने सामने आ सकती हैं। परमाणु हथियारों की धमकी भी खुलकर दी जा रही है। तीसरा विश्व युद्ध चुपचाप शुरू हो चुका है। ये फिलहाल टुकड़ों में बटा हुआ दिख रहा है। कहीं बंदूकें चल रही हैं, कहीं आर्थिक प्रतिबंध, कहीं साइबर हमले। लेकिन भविष्य में इसके परिणाम दूसरे विश्व युद्ध से भयानक हो सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका से यूक्रेन को मदद मिलने का ऐलान होते ही यूरेशिया में धधक रहा बारूद अब महाविनाश की ज्वाला में बदल गया है। रूस की आक्रामकता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा एक दिन में दहल गया। रूस के हमलों से स्थिति यह हो गई है कि यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर करने या पोस्ट छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। तो क्या रूस की यह आक्रामकता यूरोप के लिए मुश्किल बढ़ाने जा रही है? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। तीन साल से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी यूक्रेन की तबाही के लिए पुतिन के सीने में जो आग सुलगी थी वो शांत नहीं हुई। इसलिए यूक्रेन के विनाश के लिए एक रात में ही पुतिन ने ऐसा बारूद जंग के मैदान में झोंका कि कई जगहों पर यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। पुतिन के तेवर बदले किए 300 से ज्यादा ड्रोन हमले। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र पर किए गए इन हमलों का एक ही मकसद है, जल्द से जल्द नीप्रो नदी के पूर्वी क्षेत्र पर रूसी ध्वज फहराना। और ये अनुमान नहीं है बल्कि पुतिन की रणनीति का मुख्य भाग है। जिसे रणभूमि में साक्षात अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। ये चेर्निहिव के रडार स्टेशन पर हुए हमले का वीडियो है, जिसमें रूसी सेना ने गिरान 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर बोर्जना बस्ती में बारूदी तबाही मचा दी। यही नहीं, रूस के वोस्टॉक समूह की 5वीं संयुक्त शस्त्र सेना ने ज़ेपोरिजिया के मालिनोव्का में आर्टिलरी और ड्रोन से ऐसी तबाही मचाई कि यूक्रेनी सेना को पोस्ट छोड़कर भागना पड़ गया, जिसके बाद यहां रूसी ध्वज लहरा दिया गया। ठीक ऐसा ही नीप्रो, वोस्टॉक और सेंट्रल ग्रुप ने संयुक्त कार्रवाई में खेरसोन और क्रास्नोआर्मेस्क के करीब यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए, जिसमें रूस को बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई। इन हमलों से पता चलता है कि रूसी सेना फिर से बारूदी तबाही मचाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कर रही है। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों? क्या रूसी सेना यूक्रेन पर कब्जा चाहती है या फिर रूस को हमले के लिए उकसाया गया है? और क्या यूक्रेन पर इन हमलों की वजह अमेरिका है? इन तीनों सवालों का जवाब है एक चेहरा, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने यूक्रेन रूस के युद्ध को वार्ता से खत्म करने का प्रस्ताव दिया था। इसी प्रस्ताव के बाद पुतिन के तेवर नर्म पड़े थे। यूक्रेन पर कब्जे का प्लान उन्होंने छोड़ दिया था, पर अब ट्रंप ने ही पुतिन को पूर्वी यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे के लिए उकसा दिया है। इसलिए हमले भी तेज हो चुके हैं। जिसका प्रमाण है डोनेट्स्क के कार्ला मार्क्सा में यूक्रेनी पोस्ट पर हमला और फिर कब्जा, जिसमें दावा है कि यूक्रेनी पोस्ट में सरेंडर करने वाले कई सैनिक दूसरे देशों से भाड़े पर बुलाए गए थे। बारूदी मिशन में रूस की इस तेजी से साफ हो चुका है कि यूक्रेन तक हथियार पहुंचने से पहले ही रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन को कब्जे में ले लेगी। इसलिए एक साथ ज़ेपोरिजिया, चेर्निहिव, खार्किव, सूमी, खेरसोन, क्रास्नोआर्मेस्क, डोनेट्स्क, पोक्रोवस्क और टॉरस पर भीषण हमले किए गए, जिसमें आर्टिलरी के साथ 300 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इन ड्रोन हमलों से यूक्रेन बुरी तरह दहल गया। यूक्रेन में डिफेंस सिस्टम और हथियारों की कमी के कारण ही रूस को मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली। यूक्रेन के कई जवान घायल हो गए,
कई फैसिलिटी नष्ट हो गई, जिसके बाद यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। दावा है कि यूक्रेन बैटल ग्रुप्स ने अपनी कार्रवाई में रूसी सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पोक्रोवस्क में पहुंचाया। रिपोर्ट दी गई है कि नोवोत्रोइत्स्की के पास रूस की 125 से ज्यादा गाड़ियां तबाह कर दी गई, वहीं 40 से ज्यादा उपकरणों को भी नष्ट किया गया। जबकि तौरस में खिजाक ब्रिगेड के सैनिकों ने रूसी सेना को एक ट्रैप में फंसाकर उन पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी एयरफोर्स ने MiG-29 से रूस के ड्रोन कमांड सेंटर को नष्ट करने का भी दावा किया है। इस हमले में यूक्रेनी फोर्स ने GBU-39 बमों का इस्तेमाल किया। यही नहीं, रूस को हुए नुकसान का सबूत देने के लिए सैटेलाइट इमेज का भी सहारा लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि क्रास्नोजावोदस्क केमिकल प्लांट के उस हिस्से को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है जहां शाहिद ड्रोन्स के लिए थर्मोबैरिक वॉरहेड का उत्पादन किया जा रहा था। तो क्या रूस इस जवाबी कार्रवाई के बाद रुकेगा? जवाब है नहीं, जिसका कारण है क्रेमलिन की रणनीति और रूसी सेना को मिले आदेश। रणनीति यह है कि यूक्रेन को हथियार मिलने से तबाही मचाई जाए, यूक्रेन तक हथियार पहुंचने से पहले ही पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया जाए। इसलिए सेना को आदेश दिया गया है कि पूर्वी यूक्रेन पर 60 दिन में कब्जा हो जाना चाहिए। यूक्रेनी सेना की पोस्ट तबाह कर उन्हें पीछे ढकेल दिया जाए। और इस रणनीतिक कदम का कारण सिर्फ ये है, अगले 60 दिन ही रूसी सेना के पास ऐसे हैं जिसमें यूक्रेनी सेना कमजोर है। इसके बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होगी और सैन्य पोस्ट तक ये हथियार पहुंचा भी दिए जाएंगे। कुछ शहर ऐसे हैं जहां ईरान के परमाणु संयंत्र हैं। रिपोर्ट है कि कुछ जगहों पर ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट करने पड़े। धमाके एक पैटर्न में हुए। हालांकि ईरान ने सबसे पहले धमाके का कारण गैस लीक बताया, लेकिन पहले धमाके के बाद ही इजराइल ने फारसी में सोशल मीडिया पोस्ट किया और इसके बाद रहस्यमय धमाकों का पूरा मामला संदेह से भरा नजर आने लगा। इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि इन धमाकों के पीछे आखिर है क्या। सबसे पहला धमाका ईरान के कोम शहर में हुआ। इस धमाके में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स तबाह हो गया। ईरान ने कहा कि कोम में हुए धमाके की वजह गैस रिसाव है। कोम के साथ साथ ईरान के दूसरे शहरों से धमाकों की रिपोर्ट और तस्वीरें आने लगी। तेहरान के खत्म अल अनबिया में आग लगी। मशाद के एक अपार्टमेंट में धमाके के बाद आग लग गई। तबरीज में धमाकों के बाद ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पड़े। तबरीज के बाद करज में धमाके हुए और आग लगी। धमाकों का एक सिलसिला ईरान में चल निकला। ईरान के कोम धमाके का कारण गैस रिसाव बताया गया और इस बयान के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि क्या यह बेहतर नहीं होता कि ईरान दिवालिया आतंकी संगठनों को करोड़ों डॉलर देने के बजाय अपनी गैस पाइपलाइन की मरम्मत करा लेता। पिछले महीने हुए युद्ध विराम के बाद से ईरान में आग और विस्फोट की घटनाएं लगातार जारी हैं। ईरान ने उन धमाकों के लिए खराब गैस लाइनों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन कोम धमाके के कुछ ही घंटों बाद पश्चिमी तेहरान में खत्म अल अनबिया अपार्टमेंट में भीषण आग लगी। यहाँ रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का निर्माण मुख्यालय है। यह IRGC की मुख्य इंजीनियरिंग और निर्माण शाखा है। बीते हफ्ते तेहरान में ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के जुडिशियल विंग में आग लगी। तेहरान ने इसके पीछे भी गैस रिसाव ही वजह बताई। कुछ ही घंटों बाद ईरान ने IRGC के पूर्व कमांडर अली तैयब की मौत का ऐलान किया। यानी ईरान में आग लगने की घटनाएं और धमाके वही हो रहे हैं जहां ईरानी आर्म्ड फोर्सेस और IRGC के ठिकाने हैं। इसलिए यह शक गहरा रहा है कि ईरान इन धमाकों की सच्चाई छिपा रहा है, क्योंकि बीते हफ्ते हुए विस्फोटों के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा था कि इजराइल के लंबे हाथ खामनेई तक पहुंच जाएंगे।
वो चाहे तेहरान में हो या फिर तबरीज या इस्फहान चले जाएं। मतलब साफ है कि ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसी का ऑपरेशन जारी है। धमाके ईरानी डिफेंस फोर्सेस के ठिकानों पर हो रहे हैं। धमाकों में ईरानी सेना के कमांडर मारे जा रहे हैं। मोसाद के एजेंट्स खामनेई को निशाना बनाने के फिराक में हैं। कोवट ऑपरेशन चलाने में ईरान और इजराइल दोनों बहुत गोपनीयता बरतते हैं, लेकिन ईरान में मोसाद का ऑपरेशन साफ नजर आ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ये पहली बार मान लिया कि मोसाद लंबे समय से ईरान में ऑपरेशन चला रहा है। अमेरिकी मीडिया से बातचीत में नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध शुरू होने से बरसों पहले इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अगर ईरान पर ऐसे हमले नहीं होते तो वो साल भर में परमाणु बम बना लेता। साफ है, ईरान में फिलहाल जो धमाके हो रहे हैं उनके पीछे भी इजराइल ही है। दुर्घटना नजर आने वाले ये धमाके इसीलिए एक पैटर्न में हो रहे हैं और उनका टारगेट भी ईरानी डिफेंस फोर्सेस ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत पर। सीरिया बीते 72 घंटों से जल रहा है। इस बार विद्रोह की आग दक्षिणी सीरिया से उठी है। यहां स्वेदा प्रांत में मौजूद द्रूज समुदाय के खिलाफ सरकार समर्थक बोदोइन लड़ाकों ने जंग छेड़ दी है। सीरिया में शुरू हुआ इस कत्लेआम की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सीरिया एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठा है। सीरिया की सड़कों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं। हिंसा की ये चिंगारी उठी है पश्चिमी सीरिया में मौजूद स्वेदा प्रांत में, जहां बीते 72 घंटे से बारूद बरस रहा है। स्वेदा प्रांत में द्रूज और बोदोइन समुदाय के बीच हिंसा भड़की है। दरअसल 13 जुलाई को एक द्रूज व्यापारी का अपहरण हुआ था, जिसके बाद द्रूज समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। द्रूज और बोदोइन समुदाय के बीच हिंसा भड़क गई। यह स्वेदा प्रांत का वीडियो है। वीडियो में नजर आ रहे ये बोदोइन समुदाय के लड़ाके हैं, जिन्होंने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है। बीच सड़क ताबड़तोड़ गोलाबारी जारी है। शहर में जगह जगह धमाके देखे जा रहे हैं। बोदोइन समुदाय पूरे स्वेदा पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा है। सीरिया में द्रूज समुदाय की आबादी करीब 7 लाख है। सबसे ज्यादा द्रूज स्वेदा प्रांत में ही रहते हैं। दावा है कि बोदोइन लड़ाके इस पूरे प्रांत पर कब्जा चाहते हैं, जिसमें अल शरा सरकार भी उनके साथ है, क्योंकि बोदोइन लड़ाकों को शरा सरकार का समर्थक माना जाता है। दावा है कि बोदोइन के समर्थन में सीरियाई सेना भी सड़कों पर उतर आई है। वीडियो में आगे बढ़ते इन सीरियाई टैंकों का लक्ष्य स्वेदा है। माना जा रहा है कि द्रूज समुदाय सीरिया में खतरे में है। ऐसे में इजराइल में मौजूद द्रूज लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। द्रूज लोगों ने जगह जगह इजराइल में आगजनी की और सड़कों को जाम कर दिया। इजराइल में मौजूद द्रूज समुदाय की मांग है कि इजराइल सीरिया में मौजूद द्रूज लोगों की रक्षा करे। दरअसल हिंसा शुरू होने के बाद इजराइल ने स्वेदा पर बमबारी की थी। दावा है कि आईडीएफ ने सीरियाई टैंकों को उड़ा दिया, लेकिन इसके 24 घंटे बाद ही इजराइल ने खुद को इससे अलग कर लिया है। इजराइल यह मानता है कि सीरिया में द्रूज लोग खतरे में हैं, लेकिन सवाल है कि इसके बाद भी वो खुद को इस मामले से अलग क्यों कर रहा है। दरअसल सीरिया ने इजराइल के साथ रिश्ते बेहतर करने के संकेत दिए हैं। हाल ही में ट्रंप और अल शरा की मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है सीरिया अब्राहम समझौते में शामिल हो सकता है, जिसका मतलब होगा सीरिया के इजराइल को मान्यता। यही वजह है कि इजराइल खुद को सीरिया में भड़के विद्रोह से दूर रखने की कोशिश में है। उसे डर है कि अगर आईडीएफ ने शरा समर्थक समुदाय पर हमला किया तो वो अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार कर सकता है। हालांकि डर यह भी है कि बोदोइन और द्रूज समुदाय के बीच छिड़ी जंग सीरिया को फिर विद्रोह की आग में धकेल सकती है। इन हालातों में भी इजराइल को नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर कब्जे के लिए चीन ने अपने अभियान को गति दे दी है, लेकिन दूसरी तरफ ताइवान ने भी उस तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दिया है जो इस क्षेत्र में जंग को भड़का सकता है। मुश्किल में ताइवान, सफल चीन का अभियान। ताइवान के लिए चीन अब एक खतरा बन चुका है, जिससे निजात पाना राष्ट्रपति लाई चिंगते के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसका एक कारण है ट्रंप का वो रुख जो ताइवान की सुरक्षा की गारंटी को कमजोर करता है, क्योंकि ट्रंप की भूमिका सिर्फ हथियार सप्लायर की हो चुकी है, जिसका फायदा उठाकर चीन ने आक्रामक रुख अपना लिया है। यही वजह है कि 15 जुलाई को सुबह 6 बजे एक बार फिर चीन के प्लेन ने घुसपैठ की। दावे के तहत चीन के 26 फाइटर जेट्स ताइवान के आसपास उड़ान भरते देखे गए। इनके अलावा चीन की नेवी के 7 जहाज भी इसी क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, जबकि चीन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी ताइवान ने मध्य रेखा के पास देखा। इनमें से 21 फाइटर प्लेन ने ताइवान के उत्तरी, दक्षिण पश्चिम और पूर्वी सीमा का उल्लंघन कर घुसपैठ की, जिसके बाद ताइवान की सेना एक्टिव हो गई। न सिर्फ सीमावर्ती क्षेत्र में ताइवान सेना ने कूच किया, बल्कि चीन से बचाव का अभ्यास भी आरंभ कर दिया। दरअसल चीन पिछले 7 दिन से साउथ चाइना सी में हान कुआंग एक्सरसाइज कर रहा है और ये घुसपैठ भी इसी एक्सरसाइज के दौरान हुई है। इसलिए ताइवान ने भी सीमा पर एंटी लैंडिंग अभ्यास शुरू कर दिया। इस अभ्यास में स्टिंगर मिसाइल से लैस सैनिक शामिल हुए। मेट्रो रूट से रसद सप्लाई के लिए भी तैयारी की गई। वहीं सतह पर चीन के एम्फीबियस को ध्वस्त करने की ट्रेनिंग की गई और ताइवान किस स्तर पर चीन को जवाब देने की तैयारी कर रहा है, ये वीडियो उसका प्रमाण है, जिसमें ताइवान ने चीन के एम्फीबियस को तबाह करने की तैयारी दिखाई। इसके अलावा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एयरफोर्स को तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए रनवे की मरम्मत भी शुरू हो गई है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ताइवान में कुछ चौंकाने वाला हुआ है। दरअसल चीन की घुसपैठ के दौरान ही ताइवान के काओशुंग द्वीप के पहले बड़े बैटरी प्लांट में धमाका हुआ है। इस फैक्ट्री में लिथियम बैटरी बनाई जाती थी, इसलिए ये एक हादसा माना गया है। लेकिन आशंका चीन की किसी गतिविधि की है, जिसके बाद ताइवान में जंग की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस तैयारी में अमेरिका शामिल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।